नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव के खास कार्यक्रम में। आज का माहौल कैसा है मैं आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव ने राजनीति में नए पैतरे चले। क्या माहौल है सर? देखिए, माहौल तो ये है कि प्रशांत किशोर कल जा रहे हैं जमुई, और जमुई में श्री कृष्ण मेमोरियल स्टेडियम में बड़ी सभा करने वाले हैं। माहौल ये है कि उनकी सभा को लेकर गजब उत्साह है जमुई में, और मतलब वहाँ के आम लोगों में ये रणनीति इसलिए अपनाई प्रशांत किशोर ने कि प्रशांत किशोर को लगा कि कहीं न कहीं उनकी पार्टी इसके लिए जिम्मेवार है कि जो लोग विभिन्न जिलों से चले वे गांधी मैदान पहुंच नहीं पाए, और इसकी भरपाई करने के लिए मुझे वहाँ जिलों में जाना चाहिए। जाम में फंस गए या जो भी वजह हुई, तो उन्होंने फैसला लिया है कि हम जाएंगे जिलों में। तो वे कल जमुई जाएंगे और जमुई में वहाँ उद्घोष यात्रा करेंगे और युवाओं से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जमुई के लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और इसे लेकर जमुई में बहुत तगड़ा माहौल है। अब बात करते हैं चिराग पासवान की। देखिए, चिराग पासवान ने बड़ी चाल चल दी है बिहार में, और जो चाल उन्होंने चली है उसके बाद एनडीए में सबका माथा घूम गया है। चिराग पासवान जिस वोट बैंक पर दावा करते हैं वो वोट बैंक 6 से 7% का वोट बैंक है। मतलब रामविलास पासवान की जो विरासत है, मतलब पासवान मतदाता जो हैं, उनकी जो आबादी मानी जाती है बिहार में 6 से 7%, तो उस वोट बैंक पर वो दावा करते हैं। और पिछले लोकसभा चुनाव में यह दिखा भी कि वह वोट बैंक जो 6 से 7% का वोट बैंक है, रामविलास पासवान की विरासत, वो चिराग पासवान के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। अब चिराग पासवान ने यह दांव चल दिया है कि हमारी पार्टी अगर चाहेगी तो हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और क्यों नहीं चाहेगी पार्टी? चिराग पासवान सुप्रीमो हैं, अगर वे चाहेंगे कि लड़े तो कौन पार्टी में उनको मना कर देगा? चिराग पासवान अगर कह रहे हैं कि मेरी पार्टी चाहेगी तो मैं लड़ूंगा, मतलब वे कह रहे हैं कि मैं लड़ूंगा। पार्टी यानी मैं, पार्टी यानी मैं, बिल्कुल। चिराग पासवान मतलब लोजपा रामविलास, लोजपा रामविलास मतलब चिराग पासवान। तो अब यह लगभग क्लियर हो गया है कि चिराग पासवान यहाँ चुनाव लड़ सकते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव। क्यों लड़ रहे हैं बताइए? कैबिनेट मंत्री हैं केंद्र में, भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री एक बहुत बड़ा पद है। वे सांसद हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वे यहाँ विधानसभा एक विधायक बनकर उनको क्या मिल जाएगा? तो नज़र सीएम की कुर्सी पर है, इस पर है कि अगर 2-3% की आबादी वाली जाति से आकर अगर नीतीश कुमार 20 सालों तक बिहार के मुख्यमंत्री रह सकते हैं, तो मैं तो 7% वाले समाज से आता हूँ, वाली जाति से आता हूँ, तो मैं क्यों नहीं रह सकता? और ऐसे समय में जब लाख जनता दल यूनाइटेड की ओर से यह कहा जा रहा है कि कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार ही 25 से 30 तक मुख्यमंत्री बिहार के होंगे, लेकिन इसके बावजूद सब के अंदर यह उम्मीद जगी है कि अगर चुनाव 2025 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन भी जाते हैं तो भी क्या उनकी सेहत उनको 5 साल तक लगातार पूरा टर्म पूरा करने की इजाज़त देगी? और अगर कभी यह स्थिति बनती है 5 साल के कार्यकाल में कि नीतीश कुमार की जगह कौन, तो उसमें जिसकी ज़्यादा सीटें होंगी वह व्यक्ति आगे लाया जा सकता है। देखिए, झारखंड में मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बने थे, निर्दलीय विधायक थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। ऐसी स्थिति रामविलास पासवान के साथ भी एक बार हुई थी। रामविलास पासवान को भी 2005 में उनका जो झोपड़ी छाप था, बंगला जो था, वह उस पर 29 सीटें मिल गई थी उनको। और रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा को जब 29 सीटें मिली थी तो सत्ता की चाबी उन्हीं के पास थी। मतलब उनको माइनस रामविलास पासवान बिहार में सरकार नहीं बन सकती थी। उसके वो मौका नहीं, राजनीतिक कारणों से, कई कारणों से उनकी वो मौका नहीं भुना पाए रामविलास पासवान। तो चिराग पासवान वैसी ही सत्ता की चाबी चाहते हैं इस बार
कि जैसी सत्ता की चाबी 2005 में उनके पिता रामविलास पासवान को मिली थी और वे चूक गए थे, लेकिन वैसे ही सत्ता की चाबी इस बार चिराग चाहते हैं। चिराग पासवान चाहते हैं। यही वजह है कि वे अपने लिए 50 सीटों की मांग कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि 50 सीटें कहां से देगा एनडीए? 20 सीटें तो दे भी दे, क्योंकि देखिए कम से कम 100 सीटें भारतीय जनता पार्टी, कम से कम 100 सीटें जनता दल यूनाइटेड। अगर बराबर बराबर सीटों पर भी दोनों पार्टियां लड़ती हैं तो 100 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, 100 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड लड़ेगा, तो बची 43 सीटें, 43 सीट्स बची। 243 में से 200 चला गया तो 43 बचा। अब 43 सीटों में 3 कंटेंडर हैं, 3 दावेदार हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है आरएलएम, जीतन राम मांझी की पार्टी है हम, और चिराग पासवान की पार्टी। तो 43 में 3 सीटें 3 पार्टियों को निपटाना है, और ये अकेले मांग रहे हैं 50 सीटें। अब सवाल ये उठता है कि क्या वे इस हद तक जाएंगे कि अपना जो उनका कैबिनेट मंत्री का पद है उसे जोखिम में डाल देंगे, अब जो वे सांसद हैं उसे जोखिम में डाल देंगे? क्या वे इस हद तक जाएंगे कि 2020 की तरह इस बार भी वे, अगर उनको मन माफिक सीटें नहीं मिलती एनडीए में, तो अकेले चुनाव लड़ जाएंगे, या तेजस्वी यादव का रुख कर लेंगे, महागठबंधन का रुख अख्तियार कर लेंगे? ऐसे कई बड़े फैसले हैं, लेकिन उन्होंने जो संकेत दिया है वह एकदम साफ है कि उन्हें 20-25 सीटों पर वे मानने वाले नहीं हैं। कितना भी कम पर मानेंगे तो 30 सीटें। अब 30 सीटें कहाँ से देगा, कौन देगा? उन 43 सीटें हैं, 43 सीटों में से 30 सीटें अगर उनको मिल जाएंगी तो उपेंद्र कुशवाहा ने तो आज अल्टीमेटम दे दिया इशारों में। उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया है कि अगर हमें वही स्थिति बनी जो लोकसभा चुनाव में बनी थी, तो जिसकी वजह से काराकाट ही लोकसभा सीट नहीं, एनडीए को बिहार में 4 से 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था, वही स्थिति फिर बन सकती है। अगर उनको सम्मान नहीं दिया गया तो इस बार भी कई सीटों, विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। सीधा उन्होंने बगहा से अल्टीमेटम दे दिया, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह बात कही, लेकिन वो अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज नहीं दे रहे थे, वे भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को मैसेज दे रहे थे। अब आते हैं तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी यादव देखिए, वे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यादव और मुसलमान के अलावा दूसरी जातियों को, दूसरे तबके के वोटर्स को वे आरजेडी से जोड़ें। इस देखिए, आज उन्होंने भामाशाह, दानवीर भामाशाह को लेकर कार्यक्रम था, उसमें हिस्सा लिया, उसमें बतौर मुख्य अतिथि गए और उन्होंने कहा कि वैश्य समाज को रिझाने की कोशिश की। अब सवाल उठता है कि वो वही वैश्य समाज है जो कि जब लालू प्रसाद यादव का राज था, जब राबड़ी देवी का राज था, तो इसमें यह आरोप है कि सबसे ज़्यादा जो प्रताड़ित होने वाला समाज था वो कारोबारी समाज था, वैसे समाज था। रंगदारी, अपहरण, फिरौती का शिकार होता था, क्योंकि वे लोग व्यवसायी होते हैं, कारोबार करते हैं, तो उनको निशाना बनाना आसान होता है, क्योंकि वे नहीं चाहते हैं कि किसी तरह की चीज़ों में उलझें। तो ये सबसे ज़्यादा पीड़ित समाज यही था। अब इसका वो कार्यक्रम कर रहे हैं और उस कार्यक्रम में कह रहे हैं कि एक मौका और दीजिए, एक मौका और दीजिए, हम करके दिखाएंगे। तो ये जो छटपटाहट है, वो डिस्पैरिट जो है, वो डिस्परेशन यही है कि किसी भी तरह से यादव और मुसलमान, यह जो मेरा आधार वोटर है, इसके अलावा और दूसरे समाज का, दूसरी जातियों का वोट हमें मिले। अब उन्हें लग रहा है कि थोड़ी सेंधमारी यहाँ भी हो जाए, थोड़ी सेंधमारी दलित वोट बैंक में हो जाए, थोड़ी सेंधमारी जो है दूसरी ईबीसी जातियों में हो जाए, और इसी की कोशिश वे लगातार कर रहे हैं। इसीलिए वे जब वीर कुंवर सिंह जयंती समारोह में जाते हैं तो वे कहते हैं कि मैंने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं था कि लालू के राज में गरीब बाबू साहब के सामने सीना तान कर खड़ा होता था। मैंने तो कहा था बाबू, लेकिन उसको एडिट कर दिया, लोगों ने साफ बना ना, उसको एडिट कर दिया गया। और उन्होंने कहा आकाश जी कि एडिट करके जोड़ दिया गया बाबू साहब। अब सवाल यह उठता है कि क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं
वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल या लालू परिवार और राष्ट्रीय जनता दल पार्टी राजपूतों के खिलाफ नहीं है। लेकिन राजपूत हों या दूसरी अगड़ी जातियां हों या वैश्य हों, दिक्कत यह है कि पुराना जो पीठ पर उनके भार है वह हटाए नहीं हट रहा है, क्योंकि आनंद मोहन याद दिला रहे हैं। सिटी पोस्ट लाइव के साथ कल खास बातचीत में आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने कहा, जो विधायक हैं, कि कैसे भूल जाए ठाकुर का कुआं। अब ठाकुर का कुआं की कहानी बड़ी दिलचस्प है आकाशी। यह कहानी है कि जो आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा, उन्होंने ठाकुर का कुआं कविता का जिक्र कर पूरे राजपूत समुदाय के लोगों को निशाना बनाया था। और जब इसका चेतन आनंद ने विरोध किया था राष्ट्रीय जनता दल में रहते हुए, तो उनकी हुटिंग की गई थी, उनको कहीं से समर्थन नहीं मिला था और वे हाशिए पर डाल दिए गए थे। यही वजह है कि जब सरकार यह नौबत आई कि 1-2 वोट से सरकार गिरेगी, सरकार बचेगी, तो चेतन आनंद ने संकट मोचक की भूमिका में आते हुए नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन दिया और अब वे नीतीश कुमार के साथ हैं, जेडीयू में। तो अब यह सवाल उठता है कि क्या राजपूत समुदाय ठाकुर का कुआं भूल जाएगा? क्या वैश्य समुदाय यह भूल जाएगा कि कैसे दिन में अपहरण होते थे और फिरौती के लिए जो है, अगर माने हम सुभाष यादव की बात, जो तेजस्वी यादव के मामा हैं और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साले हैं, अगर उनकी बात माने तो जो फिरौती की रकम है वो सीएम हाउस में तय होती थी। तो ये क्या वैश्य कारोबारी समाज ये भूल जाएगा कि कैसे उसका उत्पीड़न हुआ? तो यही ताकत है तेजस्वी यादव की कि जो यादव और मुस्लिम है वो पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ा है। लेकिन यही दिक्कत भी है कि यादव और मुस्लिम की वजह से कोई और जुड़ नहीं पा रहा है और इस सिर्फ यादव और मुस्लिम के भरोसे सरकार बन नहीं सकती है। तो जो ताकत है वही कमजोरी है। अब देखिए, इस पूरे पिक्चर में प्रशांत किशोर भी हैं। प्रशांत किशोर क्या करते हैं? प्रशांत किशोर कैसे इसमें एक नई धुरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं? जमुई जा रहे हैं। अब जमुई में कहा जा रहा है कि जमुई में तो उत्साह है और जो श्री कृष्ण सिंह मेमोरियल स्टेडियम है उसमें वहाँ के जो उनके जन स्वराज के जिलाध्यक्ष हैं, वो उनके मुताबिक भारी भीड़ वहाँ जुटेगी कल। तो हम लोग भी देखेंगे कि जो भी वजह हो, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इस वजह से, क्योंकि जाम में फंस गए लोग, लाखों लोग, इसलिए गांधी मैदान नहीं आ पाए। अब हम देखते हैं कि जमुई में श्री कृष्ण मेमोरियल स्टेडियम में कितनी भीड़ जुटती है कल, इस पर हमारी नज़र होगी। लेकिन एक बार फिर जो कहा जा रहा था कि गांधी मैदान में लोगों के ना आने की वजह से प्रशांत किशोर का जो कद लगातार बढ़ रहा था वो गिरेगा, हो उल्टा रहा है। प्रशांत किशोर जो रणनीति के माहिर हैं, वो नए अंदाज में फिर से जिले जिले जाकर अपने समर्थकों में उत्साह भरने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी को। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।